बच्चों नमस्कार। देखो बच्चों, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पढ़ाना स्टार्ट किया था मैंने आपको पिछली क्लास में। वो आना आपको पेज नंबर 90 के ऊपर। आपकी जो टेक्स्ट बुक है इनसाइट इंग्लिश वाली, इसमें पेज नंबर 90 के ऊपर हम पढ़ रहे हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। मैंने आपको कहा था रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का मतलब होता है पठित अवबोध। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का मतलब यू शैल बी गिवन ए पैसेज इन इंग्लिश। आपको अंग्रेजी में एक पैसेज दिया जाता है एंड यू आर आस्क्ड टू आंसर द क्वेश्चंस दैट आर गिवन बिलो। पैसेज के नीचे जो सवाल आपको दिए जाते हैं उनका उत्तर आपको देने के लिए कहा जाता है। मैंने आपको ये भी कहा था कि द मेन ऑब्जेक्टिव और द मेन मोटो ऑफ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन is to testify the knowledge, your knowledge of understanding a particular language। आपका ज्ञान, आपकी समझ किसी भाषा विशेष में आपका ज्ञान या आपकी समझ कितनी है, इसे टेस्टिफाई करने के लिए ये टॉपिक जो है ये बच्चों आपको हम देते हैं। जब आप किसी गद्यांश को पढ़ करके, किसी पैसेज को पढ़ करके उसके प्रश्नों का उत्तर देते हैं तो इससे पता चलता है आपकी भाषा की समझ। कुछ सवाल ऐसे होते हैं बच्चों कि आपको दे दिया जाता है, कई बार वोकैब से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। 2 क्वेश्चंस आर देयर, जनरली 2 क्वेश्चंस आर देयर। आमतौर पर 2 सवाल ऐसे होते हैं विच आर रिलेटेड विद द वोकैब। जो आपकी वोकैबुलरी है अर्थात आपका शब्दकोश है, उसको टेस्टिफाई करने के लिए 2 सवाल आपको उससे संबंधित पूछे जाते हैं। जैसे आपको कोई शब्द दे दिया और आपको कहा जाएगा कि इस पैसेज को पढ़ के इसका जो पर्यायवाची अर्थ देने वाला या इसका जो मीनिंग एक्सप्रेस करने वाला जो शब्द है वो इस पैसेज को पढ़ के उसमें से ढूंढ के आप बताएं। एक तरह से उसका पर्यायवाची पूछा जा रहा है। कई बार बच्चों आपको दे दिया जाता है कि ये जो शब्द है इसका विलोम शब्द क्या है, पैसेज के अंदर से ढूंढ के बताएं। तो कभी एंटोनिम पूछ लिया जाता है, कभी सिनोनिम पूछ लिया जाता है। जनरली तो एंटोनिम और सिनोनिम ही पूछा जाता है और एक रेफर वाला क्वेश्चन भी होता है, रेफर वाला। तो ये सब चीजें मैं आपको समझाऊंगा। बहरहाल सुनना, आप देखो क्या लिखा है। कॉम्प्रिहेंशन ऑफ एन अनसीन पैसेज। एक है पठित गद्यांश की समझ। उल्टा कर रहा हूं मैं अर्थ। कॉम्प्रिहेंशन का मतलब होता है बच्चों अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग ऑफ एन अनसीन पैसेज। एक है पठित गद्यांश की समझ। मीन्स का तात्पर्य होता है ए कंप्लीट एंड थ्रो अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पैसेज। इसका तात्पर्य होता है किसी पैसेज या किसी गद्यांश का पूर्ण। कंप्लीट यानी क्या होता है? पूर्ण। एंड थरो का मतलब क्या होता है? थरो का मतलब भी बच्चों होता है नितांत। तो आप ये समझो कि कॉम्प्रिहेंशन ऑफ एन अनसीन पैसेज मीन्स यानी एक अपठित गद्यांश की समझ का तात्पर्य यह है कि कंप्लीट एंड थरो अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पैसेज, कि जो पैसेज है उसकी आपको पूरी तथा नितांत समझ होनी चाहिए। द मेन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का मतलब होता है बच्चों उद्देश्य। द मेन पर्पज ऑफ कॉम्प्रिहेंशन, कॉम्प्रिहेंशन का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो क्या होता है? इज टू टेस्ट वंस एबिलिटी टू ग्रेस्प द मीनिंग। आप में कितनी एबिलिटी है, आप मीनिंग को कितना ग्रेस्प कर पाते हैं, आप अर्थ को कितना पकड़ पाते हैं। ग्रेस्प यानी पकड़ना होता है। तो आप कितना मीनिंग को होल्ड कर पाते हैं, इस चीज को जांचने के लिए बच्चों ये जो टॉपिक है कॉम्प्रिहेंशन वाला ये पढ़ाया जाता है। ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव है, ये इसका मेन पर्पज है। नेक्स्ट देखना, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इनेबल्स। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का मतलब होता है कि जो गद्यांश है बच्चों, जो अवबोध वाले सवाल हैं, इनको पढ़ना आपको काबिल बनाता है। एबल यानी होता है योग्य और इनेबल यानी होता है ये आपको योग्य बनाता है। स्टूडेंट्स, ये विद्यार्थियों को योग्य बनाता है टू इंप्रूव देयर इंटरप्रिटेशन स्किल्स। ये बच्चों को योग्य बनाता है कि वो इंप्रूव कर सकें अपना इंटरप्रिटेशन स्किल। क्या होता है? इंटरप्रिटेशन स्किल का मतलब होता है बच्चों व्याख्या करने की क्षमता। वैसे लीगल वर्ड है और इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है किसी का भाष्य, किसी की निर्वचन। हिंदी में इसको कहते हैं बच्चों, इसका जो है एग्जैक्ट वर्ड है हिंदी में ये देखो निर्वचन। ये एक लीगल वर्ड है। कई बार बच्चों को कानून होता है तो उस कानून की अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग व्याख्या की जाती है। तो सुप्रीम कोर्ट कई बार जो स्टैट्यूट्स होती है, जो संविधियां होती है, उनको इंटरप्रीट करता है, अर्थात उनकी व्याख्या जो है सही संदर्भों में, सही प्रसंगों में उसकी व्याख्या की जाती है। हिंदी में बोलते हैं इंटरप्रिटेशन को निर्वचन। वैसे आपकी समझ में नहीं आएगा, आप इसका मीनिंग व्याख्या समझे। क्या समझे इसका मीनिंग?
रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इनेबल्स स्टूडेंट्स, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बच्चों को योग्य बनाता है टू इंप्रूव देयर इंटरप्रिटेशन स्किल्स, ताकि वे अपने निर्वचन की योग्यता में सुधार ला सकें, एंड एनरिच और समृद्ध बना सकें देयर वोकैबुलरी, अर्थात वे अपने शब्दकोश को समृद्ध बना सकें। आगे समझ में, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बच्चों को इस योग्य बनाता है कि वे अपने निर्वचन के कौशल को सुधार सकें और साथ ही साथ अपने शब्दकोश को समृद्ध कर सकें। ए वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस लाइक शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, कई कई तरह के सवाल। ए वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस का मतलब होता है किस्म किस्म के कई तरह के सवाल, लाइक शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जैसे लघु प्लस उत्तरात्मक, लघुत्तरात्मक प्रश्न। इसमें क्या अलग अलग तरीके के सवाल होते हैं। एक तो होता है लघुत्तरात्मक प्रश्न, आगे दिया है बच्चों, कंप्लीशन ऑफ इनकम्प्लीट सेंटेंसेस, अधूरे कंप्लीशन ऑफ इनकम्प्लीट सेंटेंसेस, अपूर्ण वाक्यों या अधूरे वाक्यों को पूरा करना। अधूरा वाक्य दे दिया और कहा इसको पूरा करो। तो अलग अलग तरह के ए वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आर देयर, अलग अलग तरीके के सवाल पूछे जाते हैं। आगे देखो, फिलिंग द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट वर्ड्स, फिलिंग द वर्ड्स, फिलिंग द ब्लैंक्स, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना, विद माने से एप्रोप्रिएट वर्ड्स, उचित शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति करना, एंड एक्सरसाइजेज, और दी जाती है आपको एक्सरसाइजें, और आपको दिए जाते हैं अभ्यास, बेस्ड ऑन जो आधारित होते हैं वोकैबुलरी आर सेट फॉर्थ, यानी शब्दकोश के ऊपर आधारित जो अभ्यास होते हैं वो आपके लिए नियोजित किए जाते हैं, आर प्लान्ड फॉर द पर्पज, इस उद्देश्य के लिए, इस उद्देश्य को अर्जित करने के लिए क्या किया जाता है कि ऐसी एक्सरसाइजेज आपको दी जाती है, आपके लिए प्लान की जाती है, विच आर बेस्ड ऑन वोकैबुलरी, जो वोकैब के ऊपर आधारित है, जो शब्दकोश के ऊपर आधारित है। आइए देखेंगे, वन शुड कीप द फॉलोइंग पॉइंट्स इन माइंड, एक व्यक्ति को निम्नलिखित बिंदुओं को दृष्टि में रखना चाहिए। कब रखना चाहिए? वाइल मानी होता है जबकि, अंडरलाइन करना बच्चों। वाइल से जब आप दो वाक्यों को जोड़ते हैं बच्चों, तो वाइल दो प्रकार के अर्थ देता है। एक तो वाइल क्या करता है, कंट्रास्ट दर्शाता है। जैसे मैं आपको कहता हूं शी टॉक्स मच, वो बहुत ज्यादा बात करती है, वाइल हर सिस्टर रिमेन्स ऑलवेज साइलेंट, जबकि उसकी बहन जो है वो सदैव खामोश रहती है। उसी तरीके से मैं कहता हूं कि जिम एंड किम आर सिबलिंग्स, जिम और किम दो भाई हैं। द फॉर्मर इज वेरी रिच वाइल द लेटर इज वेरी पुअर, पहले वाला बहुत धनवान है जबकि दूसरे वाला बहुत गरीब है। तो मैंने क्या बताया? मैंने ये बताया बच्चों कि WHILE वाइल यानी जबकि होता है। एक संदर्भ तो यह है कि यह दो क्लाउजेज के बीच में कंट्रास्ट बताता है, ये दो उपवाक्यों के बीच में कंट्रास्ट माने विरोधाभास बताता है। और एक दूसरी शर्त क्या होती है बच्चों कि वाइल का प्रयोग जिस क्लोज में किया जाता है उसमें क्या होता है, ING का प्रयोग होता है। जैसे मैंने उदाहरण दिया आपको कि शी गॉट हर लेग फ्रैक्चर्ड, उसने अपनी टांग फ्रैक्चर करवा ली, वाइल शी वाज क्रॉसिंग द रोड। पार्ट में बच्चों आपने ING जोड़ा ना, वाइल शी वाज क्रॉसिंग द रोड। देखो यहां भी वाइल आंसरिंग आ रहा है, ये चीज मैं समझाना चाहता हूं। एक व्यक्ति को निम्नलिखित बिंदुओं को दृष्टिगत रखना चाहिए, इन माइंड यानी दिमाग में रखना चाहिए, वाइल आंसरिंग द क्वेश्चंस, प्रश्नों का उत्तर देते समय ऑफ ए गिवन पेज। एक दिए हुए प्रश्नों का उत्तर देते समय एक व्यक्ति को क्या करना चाहिए, निम्नलिखित बिंदुओं को रीड द पैसेज क्विकली, इस गद्यांश को साथ पढ़े, सम जनरल आइडिया, ताकि आपको जनरल आइडिया का in order to get a general idea, एक जनरल आइडिया, सेंट्रल
जल्दी से पढ़ें, एक बार जल्दी से पढ़े, टाइम कम है आपके पास। टू हैव, ताकि, टू हैव का मतलब होता है टू गेट, टू अचीव, प्राप्त करने के लिए सम जनरल आइडिया ऑफ द सब्जेक्ट मैटर, यानी जो सब्जेक्ट मैटर या जो कंटेंट या विषय वस्तु है उसका मूल भाव जानने के लिए एक बार पैसेज को शीघ्रता के साथ पढ़ें। पहली बात समाप्त। दूसरी, अंडरलाइन कर, उसके लिए क्या होनी चाहिए रणनीति, वो मैं आपको बता रहा हूं। पहला स्टेप ये है कि एक बार पैसेज को पढ़ दें, दोबारा पैसेज को पढ़ें और इस बार जो महत्वपूर्ण बिंदु है उनको रेखांकित करें। तीसरा देखो, तीसरा चरण क्या है, पूछा गया है, आपको प्रश्नों को पढ़ना चाहिए। रीड द क्वेश्चंस, अब आपको प्रश्न पढ़ने चाहिए एंड ट्राई टू नो। फोर्थ स्टेप बता रहा हूं, रीड द पैसेज अगेन, पुनः पैसेज को पढ़ें, एंड अंडरलाइन द पोर्शंस, और उन हिस्सों को रेखांकित करें, वेयर द प्रोबेबल आंसर्स, जहां पर संभावित उत्तर में बी अवेलेबल माने उपलब्ध हो सके। इस बार आपको पैसेज को दोबारा उन पोर्शंस को लाइन करो बच्चों, इसका मतलब होता है यथासंभव है। सीधी सीधी लाइनें टीपने के बजाय कोशिश करो कि बात अपनी भाषा में, सवाल का जवाब इसका मतलब होता है बच्चों ब्रीफ यानी संक्षिप्त। यथासंभव अपने स्वयं के शब्दों का प्रयोग करें तो उत्तर देने के लिए आप क्या करें बच्चों, यथासंभव जहां तक संभव हो हमेशा आपको पूरी बात क्वेश्चन देखो, अगर आपको
करने के लिए न दूसरों, जब तक आपको ऐसा करने के लिए न कहा जाए तब तक आप अपनी राय अपनी तरफ से हाँ तो बच्चों, अधूरी बात रह गई है हमारी। अधूरी बात क्या रह गई है? पैसेज कॉल करने से संबंधित जो 8 पॉइंट्स हैं जो किताब में आपको बताए गए हैं अकॉर्डिंग टू सिलेबस, मैंने आपको हिंदी में एक एक करके बहुत अच्छे से उनको बताया है, समझाया है। और ये नियम बच्चों, जो ये स्टेप्स जो मैंने बताए हैं, ये अंग्रेजी में नहीं हिंदी में भी लागू होते हैं। अगर हिंदी में आपको कोई अपठित गद्यांश हल करने के लिए कहा जाए तो आप इन्हीं स्टेप्स का, इन्हीं चरणों का पालन करते हुए आप हिंदी के अपठित गद्यांश का उत्तर भी दे सकते हैं। लेकिन बच्चों, हिंदी में तो आपकी मातृभाषा है इसलिए आपके समझ में भी आ जाता है, पर इंग्लिश में कई बार नहीं आता। तो आपको ये जो स्टेप्स हैं इनको ध्यान में रखते हुए आपको हल करना चाहिए। अब देखो, पहला पैसेज बच्चों में आपको हल करके दिखाऊंगा, तो उससे क्या होगा, उससे आपको पता चलेगा कि मैंने जो तरीके बताए हैं, जो टेक्निक मैंने बताई है, उसको इंप्लीमेंट किस हद तक किया जा सकता है। टू व्हाट एक्सटेंट द टेक्निक दैट हैज बीन एक्सप्लेन्ड बाय मी कैन बी इम्प्लीमेंटेड। जो टेक्निक, जो तकनीक मेरे द्वारा बताई गई है, उसको किस हद तक इंप्लीमेंट किया जा सकता है, किस हद तक उसको क्रियान्वित किया जा सकता है, एक उदाहरण के माध्यम से हम समझते हैं। देखो बच्चों, पैसेज इस तरीके से आता है। पैसेज फर्स्ट, गद्यांश नंबर 1, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली। निम्नलिखित गद्यांश का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो, और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दे। बिलो को अंडरलाइन कीजिए। बिलो और अबाउ उल्टे होते हैं बच्चों। अबाउ का मतलब ऊपर होता है, बिलो यानी नीचे होता है, लेकिन इसमें तुलना का अभाव होता है। they are leading life या they lead life below poverty line, वे गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं, तो बिलो होता है, अबाउ होता है। ठीक है, अबाउ का मतलब क्या होता है, अबाउ यानी ऊपर होता है। जैसे वी फ्लू अबाउ क्लाउड्स, इसका मतलब ये हुआ कि हम बादलों से ऊपर उड़े, बादलों की तुलना में हम ऊपर उड़े, अबाउ और बिलो। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ेंगे। पहला पैसेज पढ़ के सुनाता हूं बच्चों। अशोका वाज ए ग्रेट एम्परर, जैसा किसने कहा कि एक बार पूरा पढ़ दो, तो मैं जल्दी जल्दी पढ़ रहा हूं, ठीक है ना, एक बार केवल पढ़ूंगा मैं और आपको समझना। अशोका वाज ए ग्रेट एम्परर, फुल स्टॉप। He thought that the duty of a great king was to protect the people and safeguard their rights. दूसरा सेंटेंस खत्म। He gave protection to the public and made arrangement for justice. Next, he instructed his officials to behave properly with the public. He engraved the message of justice and non-violence on pillars and installed them at different places. Some of the pillars still tell us about his greatness. He opened hospitals for the infirm and the old, where good treatment was given to the patients. He also opened hospitals for animals. He was really great as he advocated pity and mercy for all living creatures. एक बार तो मैंने पढ़ दिया है, ये तो कहा था इसमें
कि रीड द पैसेज क्विकली टू हैव सम जनरल आइडिया ऑफ द सब्जेक्ट मैटर। तो बच्चों विषय वस्तु का मूल भाव समझने के लिए एक बार इसे पढ़ें तो आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा कि ये सम्राट अशोक के बारे में है, ये सम्राट अशोक की महानता के बारे में है, ये इतिहास से रिलेटेड क्या है, एक ये पैसेज है। दोबारा क्या कहा गया है, रीड द पैसेज अगेन एंड अंडरलाइन द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इस बार क्या करना है, आपको दोबारा पढ़ना है और पॉइंट्स को अंडरलाइन करना है, ठीक है बच्चों। तो इसमें जो लिखा है इसके तरीके अपने हैं। मेरा क्या मानना यह है कि एक बार अगर आपने पैसेज को पढ़ दिया है तो बच्चों उसके बाद आपको सीधे प्रश्न पढ़ने चाहिए, ठीक है। तो प्रश्न पढ़ो, अशोका इंग्रेव्ड पिलर्स फॉर, तो अपने को पिलर वाली लाइन देखनी है, उसको अंडरलाइन करेंगे हम। दूसरा, फाइंड वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज विच मीन द सेम एज। इस पैसेज से आपको ऐसे शब्दों को ढूंढना है जिनका मतलब है एडवाइज्ड या वीक, ऐसे शब्द ढूंढेंगे हम। व्हाट डिड अशोका थिंक अबाउट द ड्यूटी ऑफ ए किंग। अशोक एक राजा के दायित्व के बारे में, एक राजा के कर्तव्य के बारे में क्या सोचते थे, हम देखेंगे। व्हाट मैसेज डिड ही एंग्रेव ऑन पिलर्स। अपने जो पिलर्स हैं, अपने जो स्तंभ हैं, उन स्तंभों के ऊपर उन्होंने क्या संदेश उत्कीर्ण करवाया या खुदवाया, नेक्स्ट देखेंगे। व्हाट डिड ही डू फॉर द ओल्ड एंड द इनफर्म, यानी बुढ़ों तथा कमजोर लोगों के लिए उसने क्या किया। वेयर डिड ही इंस्टॉल द एंग्रेव्ड पिलर्स, उसने जो एंग्रेव्ड पिलर्स हैं अर्थात जो खुदे हुए पिलर हैं, उत्कीर्ण स्तंभ हैं, उनको उसने कौन सी जगह इंस्टॉल करवाया। ही वॉज रियली ग्रेट, वो वाकई महान था। रियली यानी होता बच्चों वाकई, वह वाकई महान था या महान थे, हाउ कैसे। अब अपने को प्रश्नों के उत्तर देने हैं, तो देखो बच्चों क्या क्या लिखा है। अशोका वॉज अ ग्रेट एम्परर, अशोक एक महान सम्राट थे, ठीक है। ही थॉट दैट, वो सोचते थे कि द ड्यूटी ऑफ ए ग्रेट किंग वॉज टू प्रोटेक्ट द पीपल, वो सोचते थे कि एक महान राजा का कर्तव्य है टू प्रोटेक्ट द पीपल, कि वह अपनी जनता को, वह अपने जनता की रक्षा करें, वह अपनी प्रजा की रक्षा करें, एंड सेफगार्ड देयर राइट्स, और उनके जो अधिकार हैं उनकी हिफाजत करें। सेफगार्ड का मतलब होता है बच्चों सुरक्षा करना या डिफेंड करना। देखो आप, ये सेफगार्ड, इसका अर्थ होता है बच्चों डिफेंड, ये वर्ब है, और इसका मतलब होता है सुरक्षा करना या हिफाजत करना। तो वो ऐसा मानते थे, अशोक ऐसा मानते थे कि एक राजा का कर्तव्य होता है कि वह अपने पीपल अर्थात अपने जो जनता है, अपने सब्जेक्ट्स, उनको प्रोटेक्ट करें एंड सेफगार्ड देयर राइट्स, और उनके जो हक हैं, उनके जो अधिकार हैं, उनकी हिफाजत करे। ही गिव प्रोटेक्शन, वो सदैव संरक्षण देते थे। वो क्या देते थे, वो सदैव संरक्षण देते थे, किसे, टू द पब्लिक, वे सदैव अपनी प्रजा को संरक्षण देते थे। एंड मेड अरेंजमेंट्स फॉर जस्टिस, और न्याय के लिए इंतजाम करते थे। और न्याय के लिए क्या करते थे, इंसाफ के लिए इंतजाम करते थे, न्याय का प्रबंध करते थे। इंस्ट्रक्टेड, वो सलाह देते थे, वो निर्देश देते थे। निर्देश किसको, हिज ऑफिशियल्स, वह अपने अधिकारियों को निर्देश देते थे। टू बिहेव प्रॉपरली, वह अपने अधिकारियों को अच्छे से बर्ताव करने का निर्देश देते थे। विद द पब्लिक माने जनता के साथ, वह जनता के साथ अपने अधिकारियों को अच्छे से बर्ताव करने का निर्देश देते थे। ही एंग्रेव्ड द मैसेज ऑफ जस्टिस एंड नॉन वियोलेंस ऑन पिलर्स, वह एंग्रेव्ड, ही एंग्रेव्ड का मतलब जो वो खुदवाता था, वो खुदवाते थे क्या, उत्कीर्ण करवाते थे द मैसेज, या उन्होंने खुदवाया द मैसेज ऑफ जस्टिस एंड नॉन वियोलेंस। उन्होंने न्याय और नॉन वायलेंस का मतलब होता है बच्चों अहिंसा, उन्होंने न्याय और अहिंसा का संदेश उत्कीर्ण करवाया ऑन पिलर्स यानी स्तंभों पर। एंड इंस्टॉल्ड, और स्थापित किया, एस्टैब्लिश्ड, और उनको स्थापित करवाया। देम, एंड इंस्टॉल्ड देम, और उनको स्थापित करवाया एट डिफरेंट प्लेसेज, और अलग अलग स्थानों पर उनको इंस्टॉल करवाया, अर्थात अपने जो स्तंभ हैं, अशोक के स्तंभ, उनको स्थापित करवाया। सम ऑफ द पिलर्स स्टिल टेल अस, कुछ स्तंभ तो अशोक के ऐसे हैं जो आज भी वो उनका वजूद है, वो आज तक नष्ट नहीं हुए हैं। तो सम ऑफ द पिलर्स स्टिल माने अभी भी, टेल अस हमें बताते हैं, कुछ स्तंभों, उन स्तंभों में से कुछ हमें आज भी बताते हैं अबाउट इज ग्रेटनेस, यानी उसकी महानता के बारे में, अर्थात उसके स्तंभों में से कुछ हमें आज भी उसकी महानता के बारे में बताते हैं। ही ओपनड हॉस्पिटल्स, उन्होंने अस्पताल खोले। क्या किया उन्होंने, अशोक ने अस्पताल खोले। फॉर द इनफर्म, कमजोर, फर्म यानी क्या होता है बच्चों, फर्म का मतलब होता है सुदृढ़, और इसका उल्टा होता है इनफर्म, इनफर्म यानी क्षीण या कमजोर, उसने कमजोर। एंड द ओल्ड, और ओल्ड यानी क्या होता है बच्चों, ओल्ड यानी होता है बूढ़े बुजुर्ग,
उन्होंने बूढ़े बुजुर्ग तथा कमजोर लोगों के लिए अस्पताल खोले, वेयर गुड ट्रीटमेंट वॉज गिवन टू द पेशेंट्स, जहां पर मरीजों को अच्छा उपचार दिया जाता था, जहां पर मरीजों के लिए अच्छा उपचार या अच्छे इलाज की सुविधा प्रदान की जाती थी। ही ऑल्सो ओपनड हॉस्पिटल्स फॉर एनिमल्स, उन्होंने जानवरों के लिए अस्पताल खोले, यानी पशु चिकित्सालय खोले। ही वॉज रियली ग्रेट, वो वाकई महान थे। एज ही एडवोकेटेड पीटी, क्योंकि उन्होंने सदैव पीटी एंड मर्सी अर्थात सदैव उन्होंने दया और जो करुणा है उसकी वकालत की। फॉर ऑल लिविंग क्रीचर्स, अर्थात सभी जीवित प्राणियों के लिए उन्होंने सदैव क्या किया, सभी जीवित प्राणियों के लिए उन्होंने सदैव दया और करुणा की वकालत की, या दया और करुणा का पक्ष लिया। एक एक बोलता हूं। टिक द करेक्ट अल्टरनेटिव, सही जो विकल्प है उसको आपको टिक लगाना है। ठीक है बच्चों, पहला क्या लिखा, अशोका एंग्रेव्ड पिलर्स फॉर, अशोक ने स्तंभ खुदवाए किस लिए, बिकमिंग ग्रेट एंड फेमस, महान तथा प्रसिद्ध बनने के लिए नहीं। एस्टैब्लिशिंग हिज सुप्रीमेसी, अपनी सुप्रीमेसी अर्थात अपनी श्रेष्ठता को सिद्ध करने के लिए, श्रेष्ठता स्थापित करने के लिए नहीं। स्प्रेडिंग द मैसेज ऑफ जस्टिस एंड नॉन वायलेंस, न्याय तथा अहिंसा का संदेश प्रसारित करने के लिए। सही उत्तर बच्चों यही है, लगाओ सी पे सही का निशान। और अंतिम में गेटिंग प्रेज फ्रॉम पब्लिक, जनता से प्रशंसा प्राप्त करने के लिए नहीं, यह भी उनका उद्देश्य नहीं था। आगे बढ़े, इसमें आया बच्चों, फाइंड वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज, गद्यांश से वो शब्द ढूंढें विच मीन, जिनका मतलब है, विच मीन जिनका मतलब है द सेम एज, जिनका मतलब ऐसा का मतलब, जिनका मतलब वो है जैसा कि नीचे, जैसे एडवाइज्ड, तो उसने अपने अधिकारियों को इंस्ट्रक्टेड किया, ही इंस्ट्रक्टेड हिज ऑफिशियल्स, तो यहां बच्चों एडवाइज्ड के आगे लिखना चाहिए आपको इंस्ट्रक्टेड, INSTRU, ही इंस्ट्रक्टेड हिज ऑफिशियल्स, यानी ही एडवाइज हिज ऑफिशियल्स, उसने अपने अधिकारियों को मतलब क्या दी, निर्देश दिया या सलाह दी। ठीक है, और वीक के लिए क्या है बच्चों, वीक के लिए मैंने बताया वीक यानी तो कमजोर होता है, और आपके पैसेज में क्या शब्द आया था, इनफर्म, फर्म यानी मजबूत, और ये आ गया इनफर्म। दोनों शब्दों के, दोनों प्रश्नों के उत्तर मिल गए, ये वाक्य से रिलेटेड। आगे वाला प्रश्न देखो, व्हाट डिड अशोका थिंक अबाउट द ड्यूटी ऑफ ए किंग, अशोक एक राजा की ड्यूटी के बारे में क्या सोचता था। तो बच्चों आप इस बात को अच्छे से जानते हैं कि जब क्वेश्चन में डिड का प्रयोग होता है तो आंसर देते समय हम क्या करते हैं, अगर वाक्य नकारात्मक नहीं है तो डिड को हटा करके वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो क्या लिखोगे आप, अशोका थिंक की जगह करो थॉट अबाउट द ड्यूटी ऑफ ए किंग। ये बच्चों कौन सा सवाल है, ये तीसरा है। तो देखो बच्चों पहली लाइन देखो आपके पैसेज में क्या आ रही है, अशोका वाज ए ग्रेट एम्परर, इसको छोड़ो, आइए देखो क्या लिखा है, ही की जगह कर दो अशोका। अशोका थॉट दैट द ड्यूटी ऑफ ए ग्रेट किंग वाज टू प्रोटेक्ट द पीपल एंड सेफगार्ड देयर राइट्स, ये उत्तर मिल गया। अशोक ये सोचते थे कि एक महान राजा का कर्तव्य अपनी जनता की सुरक्षा करना तथा उनके जो अधिकार हैं उनकी हिफाजत करना था। क्लियर है बच्चों, इसको आपका उत्तर आपको मिल गया है। आगे वाला प्रश्न देखेंगे, व्हाट मैसेज डिड ही एंग्रेव ऑन पिलर्स, उन्होंने पिलर्स के ऊपर या स्तंभों के ऊपर क्या संदेश उत्कीर्ण करवाया। तो ये बच्चों कौन सा सवाल है, ये चौथा सवाल है। चौथे सवाल को बच्चों आप यहां ढूंढें, ये देखें आप ऊपर से एक लाइन छोड़े, 1 2 3, और चौथी लाइन में देखो बच्चों पब्लिक लिखा हुआ है, पब्लिक क्या गया हो, ही के स्थान पे कर सकते हो आप अशोका एंग्रेव्ड द मैसेज ऑफ जस्टिस एंड नॉन वायलेंस ऑन पिलर्स। अशोक ने क्या किया, अशोक ने पिलर्स के ऊपर या स्तंभों के ऊपर क्या किया बच्चों, जस्टिस और नॉन वायलेंस, न्याय तथा अहिंसा का जो संदेश है उसको उत्कीर्ण करवाया। ये आपका आंसर यहां मिल गया है। आगे वाला देखो, व्हाट डिड ही डू फॉर द ओल्ड एंड द इनफर्म, फॉर द ओल्ड एंड द इनफर्म। यहां बच्चों एक बात ये भी समझो आप, देखो द ओल्ड, क्या बोला मैंने, द ओल्ड, फिर क्या बोला, द इनफर्म। मैं समझाना ही चाहता हूं बच्चों, आपको मैंने एक नियम बताया था कि नो नाउन नो आर्टिकल। क्या बताया था, नो नाउन नो आर्टिकल, यानी अगर नाउन नहीं आएगा तो आर्टिकल का प्रयोग भी नहीं होगा। लेकिन बच्चों यहां नाउन भी नहीं है, इधर भी नाउन नहीं है, फिर भी द का प्रयोग हो रहा है। तो आप इस बात को याद रखिए बच्चों कि जब किसी एडजेक्टिव का प्रयोग, जब किसी एडजेक्टिव का प्रयोग जेनरिक सेंस में होता है, जेनरिक का मतलब होता है बच्चों पूरे वर्ग के लिए, ठीक है, एज ए कॉमन नाउन, एज ए कॉमन नाउन।
जब किसी एडजेक्टिव का प्रयोग एज ए कॉमन नाउन या जातिवाचक संज्ञा के रूप में होता है तो क्या करते हैं बच्चों, हम द प्लस एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं। और अगर ऐसा है तो इसके बाद हमेशा बच्चों कौन सी वर्ब आती है, प्लूरल वर्ब आती है। जैसे द रिच आर, इज नहीं बोला मैंने, द रिच आर नॉट ऑलवेज हैप्पी, तो रिच तो बच्चों क्या एडजेक्टिव है, विशेषण है, और उसके आगे आपने द लगाया और वर्ब कौन सी आ रही है, प्लूरल आ रही है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का नियम है। तो देखो बच्चों क्या लिखा है, व्हाट डिड ही डू फॉर द ओल्ड एंड द इन्फर्म, उसने बूढ़े तथा कमजोर लोगों के लिए क्या किया। तो बच्चों इसका उत्तर आपको पता है क्या है, ये 5वां सवाल है। और आप देखेंगे बच्चों आपकी इस टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ, ही ओपन्ड हॉस्पिटल्स फॉर द इन्फर्म एंड द ओल्ड वेयर गुड ट्रीटमेंट वाज गिवन टू द पेशेंट्स, उसने बूढ़े तथा कमजोर लोगों के लिए अच्छे अस्पताल खुलवाए जहां पर क्या है, गरीब लोगों को बहुत अच्छा उपचार प्रदान किया जाता था। ओके, आगे वाला प्रश्न देखेंगे। आगे वाला प्रश्न है बच्चों, व्हाट डिड ही इंस्टॉल, सॉरी वेयर डिड ही इंस्टॉल द एंग्रेव्ड पिलर्स, अर्थात जो खुदे हुए स्तंभ थे उनको उसने कौन सी जगह इंस्टॉल किया, कौन सी जगह स्थापित किया। तो बच्चों इसका उत्तर क्या है, एट डिफरेंट प्लेसेस। क्या उत्तर है बच्चों, एट डिफरेंट प्लेसेस, मानी अलग अलग स्थानों के ऊपर। इसका उत्तर यह है कि अलग अलग स्थानों पर। देखो यहां लिखा हुआ है, ही इंस्टॉल्ड देम, अर्थात उसने उन पिलर्स को इंस्टॉल किया एट डिफरेंट प्लेसेज, अलग अलग स्थानों पर। ये पैसेज में आया है। और बच्चों इसमें आखिरी क्वेश्चन क्या है, ही वॉज रियली ग्रेट हाउ, वो वाकई महान थे कैसे, वो वाकई महान थे कैसे। तो बच्चों 7वें सवाल का जवाब देने के लिए अंतिम पंक्ति देखो, ही वॉज रियली ग्रेट एज, वो वाकई महान थे, एज माने ऐसे, कैसे, ऐसे, वो ऐसे महान थे कि ही एडवोकेटेड पीटी एंड मर्सी, उन्होंने दया और करुणा की, सदैव वकालत की, फॉर ऑल लिविंग क्रीचर्स, उसने सदैव जो मतलब कि जितने भी लिविंग क्रीचर्स हैं अर्थात जितने भी जीवित प्राणी हैं उन सभी के लिए उसने सदैव दया और करुणा की पैरोकारी या दया और करुणा की वकालत की। तो इस तरीके से बच्चों आपने जाना कि कैसे पैसेज को हल किया जाता है। इस तरीके से आपके समझ में आना चाहिए कि कैसे पैसेज को हल किया जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये हुआ हमारा एक पैसेज। इसके बाद में जो आगे वाला पैसेज है बच्चों, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। तो दूसरा वाला जो पैसेज है उसको हम हल करेंगे। तो एक बार बच्चों में इसकी रीडिंग करके आपको बताऊंगा और जितना समय अपने पास में है जितना ही हो पाएगा बाकी चीज हम कल देखेंगे। डिसिप्लिन टीचेस अस सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ रेस्ट्रेन एंड रिस्पेक्ट फॉर लॉज। इट प्रोड्यूसेज a sense of duty. There is a discipline in heavenly bodies, stars and planets. The ordered growth and decay, death, show that there is discipline everywhere in nature. आ रहा बच्चों समझ में? ओके देखो, the school and colleges cannot run without discipline. Discipline makes us civilized. We learn to respect the views and rights of others. Games and sports make the players disciplined. Discipline stands for law and order. A well-disciplined person always does his work, duty honestly. If there is no discipline in society, people shall do as they please, and that may be harmful for the society. Where there is no discipline, there is disorder. Without order and discipline, there can be no peace in the society. Discipline keeps us within limits. डिसिप्लिन हमें किस में रखता है बच्चों? डिसिप्लिन हमें हमारी हदों में रखता है। डिसिप्लिन हमें हमारी हदों में या हमारी जो सीमाएं हैं उन सीमाओं में रखता है। ठीक है बच्चों, तो इससे आपको क्या समझ में आया? ये पैसेज जब बच्चों आपने देखा तो आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि इस पैसेज के अंदर अनुशासन की महिमा जो है वो बताई गई है। इस पूरे पैसेज के अंदर आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि जो डिसिप्लिन होता है उसका इंपॉर्टेंस पूरे पैसेज में बताया गया है। इंपॉर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन पूरे पैसेज के अंदर जो इसका जो सेंट्रल आइडिया है बच्चों वो क्या है? इसका सेंट्रल आइडिया है इंपॉर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन। डिसिप्लिन
प्लीन। स्पेलिंग देखो बच्चों, अब इसको बोलते हैं डिसिप्लिन। डिसिप्लिन नहीं होता, ये क्या होता है? डिसिप्लिन। स्पेलिंग देखो, DISCIPLIN, DISCIDC। ये तो साइलेंट रहेगा बच्चों, दो कॉन्सोनेंट एक साथ आते हैं तो पहला साइलेंट रहता है डिसी, और ये प्लीन। इसको प्लाइन नहीं बोलेगा, डिसिप्लिन। तो डिसिप्लिन यानी क्या होता है बच्चों? आप जानते हैं कि डिसिप्लिन यानी होता है अनुशासन। तो डिसिप्लिन की जो महिमा है वो पूरे पैसेज में बताई गई है। अब बच्चों मैं आपको 1 मिनट का समय दे रहा हूं, 1 मिनट में या 2 मिनट का टाइम आपके पास, आप इसका अध्ययन करेंगे, इसको समझने की कोशिश करेंगे। मनन किया। अब देखते हैं बच्चों, इसमें सवाल देखेंगे हम बच्चों। पहला प्रश्न है, डिसिप्लिन टीचेस अस। डिसिप्लिन हमको सिखाता है। ये उत्तर ढूंढने की कोशिश करेंगे हम कि डिसिप्लिन हमको क्या पढ़ाता है। टीच शब्द को दिमाग में रखो, टीच आएगा इसमें। दूसरा देखो, शुरू में आ रहा बच्चों, देखो डिसिप्लिन टीचेस अस सेल्फ कंट्रोल। दूसरा क्या आ रहा है? सेल्फ रेस्ट्रेन। और तीसरा आ रहा है रिस्पेक्ट फॉर लॉज। तो देखो बच्चों, पहले सवाल का उत्तर मिल गया आपको। सेल्फ कंट्रोल, रिस्पेक्ट फॉर लॉज, सेल्फ रेस्ट्रेन, ऑल द अबव। सही जवाब क्या होगा बच्चों? डी। अनुशासन हमको सिखाता आत्म नियंत्रण। अच्छा, अनुशासन हमको सिखाता आत्म संयम। अनुशासन हमको सिखाता है कानून का सम्मान करना। क्लियर है? अच्छा, आगे बढ़ेंगे। डिसिप्लिन स्टैंड फॉर, ये सवाल जरूर आता है बच्चों, स्टैंड फॉर या रेफर टू। स्टैंड के बाद बच्चों 4 आता है और रेफर के बाद 2 आता है। इसका मतलब यह हुआ कि डिसिप्लिन किसकी ओर संकेत करता है, किसे इंडिकेट करता है? तो डिसिप्लिन का मतलब है बच्चों लॉ एंड ऑर्डर। इसका मतलब होता है कि अमन और चैन, कानून और शांति, कानून और व्यवस्था। कानून और व्यवस्था बनाए रखने को ही अनुशासन कहते हैं। देखो बच्चों क्या लिखा है, इट प्रोड्यूसेज सेंस ऑफ ड्यूटी। ये हमारे मन में कर्तव्य बोध को उत्पन्न करता है। देयर इज डिसिप्लिन इन हेवनली बॉडीज। जो खगोलीय पिंड है बच्चों, उनमें अनुशासन होता है। सूर्य अपने समय से उदित होता है और अपने समय से अस्त होता है। पृथ्वी अपनी धुरी के ऊपर चारों ओर चक्कर काटती है, और न केवल अपनी धुरी के चारों ओर चक्कर काटती है, अपितु सूर्य के भी चारों ओर चक्कर काटती है। सूर्य पृथ्वी के चारों ओर चक्कर नहीं काटता। तो क्या मैं समझाना चाहता हूं कि जो हेवनली बॉडीज है उनमें क्या होता है बच्चों? हेवनली बॉडीज में एक प्रकार का डिसिप्लिन। स्टार्स, तारों में डिसिप्लिन है। प्लैनेट्स, ग्रहों में डिसिप्लिन है, अनुशासन है। एक मतलब उनमें उनका एक नियम है, द ऑर्डर्ड ग्रोथ एंड डीके। इसका मतलब होता है व्यवस्थित रूप से जो आदमी की जो चीजों की वृद्धि होती है, और डीके का मतलब उनका पतन होता है। शो दैट, ये इस बात को दर्शाते हैं, देयर इज डिसिप्लिन एवरी वेयर इन नेचर, की प्रकृति में हर जगह अनुशासन है। द स्कूल एंड कॉलेजेस कैन नॉट रन विदाउट डिसिप्लिन। विद्यालय और महाविद्यालय अनुशासन के बगैर नहीं चल सकते हैं। डिसिप्लिन मेक्स अस सिविलाइज्ड। डिसिप्लिन हमको सभ्य बनाता है। वी लर्न टू रिस्पेक्ट द व्यूज एंड राइट्स ऑफ अदर्स। हम सीखते हैं दूसरे लोगों के दृष्टिकोण का सम्मान करना। हम सीखते हैं दूसरे लोगों के दृष्टिकोण और उनके अधिकारों का सम्मान करना। गेम्स एंड स्पोर्ट्स मेक्स द प्लेयर्स डिसिप्लिन्ड। खेल क्या करते हैं बच्चों? खेल कूद जो है और मनोरंजन, वो खिलाड़ियों को अनुशासित बनाते हैं। डिसिप्लिन स्टैंड्स फॉर लॉ एंड ऑर्डर। आ गया उत्तर। जो डिसिप्लिन शब्द है बच्चों, ये लॉ एंड ऑर्डर, कानून और व्यवस्था की ओर संकेत करता है। ए वेरी डिसिप्लिन्ड पर्सन ऑलवेज डज हिज ड्यूटी ऑनेस्टली। एक अनुशासित व्यक्ति क्या करता है? अपना कर्तव्य सदैव ईमानदारी पूर्वक करता है। इफ देयर इज नो डिसिप्लिन इन सोसाइटी, अगर समाज में अनुशासन नहीं होगा, पीपल शैल डू एज दे प्लीज, तो लोग मनमर्जी करेंगे, एंड दैट मे बी हार्मफुल फॉर द सोसाइटी। ये समाज के लिए हानिकारक हो सकता है। वेयर देयर इज नो डिसिप्लिन, जहां अनुशासन नहीं होता, देयर इज डिसऑर्डर, वहां अव्यवस्था होती है। विदाउट ऑर्डर एंड डिसिप्लिन, व्यवस्था तथा अनुशासन के बिना, देयर कैन बी नो पीस इन द सोसाइटी, समाज के अंदर कोई शांति नहीं हो सकती। डिसिप्लिन कीप्स अस विद इन लिमिट्स। डिसिप्लिन हमें हमारी हदों में रखता है। आगे की बात बच्चों अगली क्लास में करेंगे। नमस्कार।